हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमी क्लासेज। अतुल एकेडमी क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको राउल्ट के नियम के बारे में बताया गया था इसके पहले वीडियो में। हेनरी के नियम के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। स्थिर ताप पर किसी गैस के ऊपर उपस्थित द्रव्यमान, उपस्थित दाब, किसी गैस का आंशिक दाब गैस के विलय के मोल प्रभाव के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपको पहला चीज बताया गया था। देखिए, आज उसी पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार देखिए, इसके तीन नियम है, तीनों नियम भी लिखता हूं। हेनरी का नियम, इस नियम के आधार पर स्थिर ताप पर किसी विलयन का, स्थिर ताप पर किसी विलयन का, ठीक है ना, गैस का मोल अंश, विलयन का क्या है, गैस का मोल अंश उसके, किसके, जो आपका गैस है, गैस के बारे में है ना, उसके, या उसके नहीं बल्कि उस पर चाहिए, उस पर, विलयन पर। यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, उस पर, यानी कि उसके नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, उस पर, उस पर विलयन के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आया? अर्थात आप लिख सकते हो P प्रोपोर्शनल x की, या P इक्वल टू KH इंटू x लिखते हो। P क्या है, आंशिक दाब है। KH आपको मालूम है हेनरी स्थिरांक है। x क्या है, विलय का मोल प्रभाव है। बात क्लियर? या आंशिक दाब बराबर डाल्टन का आंशिक दाब नियम पढ़े हो। डाल्टन का आंशिक दाब नियम किसे कहते हैं? किसी भी द्रवीय विलयन में गैस का विलेयता गैस के आंशिक दाब के आप पर निर्भर करता है। यानी आप लोग डाल्टन का आंशिक दाब नियम पढ़े, उसी के आधार पर फिर उन्होंने बताया डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ये भी नियम आप लोग जनरली पढ़े हुए हो। डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या होता है? किसी भी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पर आपने पढ़ा ही है, गैस की विलेयता किस पर निर्भर करता है, उसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। आंशिक दाब पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब इसी पर दूसरी परिभाषा आपकी बनाई गई। दूसरी परिभाषा क्या बनाई गई देखेंगे। यही परिभाषा इसकी क्या नाम, हेनरी का दूसरा नियम भी से कह देते हैं। स्थिर ताप पर किसी विलायक में, स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुले हुए गैस का आयतन उसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। यह इसकी दूसरी परिभाषा भी हो जाती है। देखो क्या है, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे स्थिर
ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस की विलेयता किसी विलायक में घुली गैस की, यहाँ पर देखेंगे क्या है, घुली गैस की विलेयता बल्कि न लिख करके लिखेंगे घुली गैस की आयतन लिख देंगे, बेटर होगा। घुली गैस की आयतन उसके किस पर, आंशिक दाब पर निर्भर करता है, उसके आंशिक दाब पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये भी आपका हेनरी का नियम होता है। ठीक है, एक पहला नियम मैंने क्या है, इस नियम के आधार पर स्थिर ताप पर किसी विलयन के गैस का मोल अंश उस ताप पर विलयन के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, पहला। दूसरा, आपने डाल्टन का नियम पढ़ा है, किसी भी विलायक में घुली हुई गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। इस आधार पर इन्होंने परिभाषा बनाया, स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। एक ये भी आपकी क्या होती है, परिभाषा हो जाती है। यानी P प्रोपोर्शनल एक आप पढ़ चुके हो, KH, बात कन्फर्म क्लियर हुआ, KH इंटू एक्स, जहाँ KH क्या है, आपका हेनरी स्थिरांक होता है। ठीक, अगर एक चीज देखते हैं, अगर किसी भी गैस के आंशिक दाब और उसके मोल प्रभाज में ग्राफ खींचते हैं, इस प्रकार से ग्राफ खींचा जाता है। ये आपका क्या है, मोल प्रभाज, ये आपका क्या है, P, और ये आपकी जो वैल्यू आती है वो हेनरी स्थिरांक, यानी प्रत्येक स्थिति में उसका मान क्या होगा, सदैव समान रहता है ना। ये आपका क्या है, मोल है, ये आपका मोल है, ये आपका दाब है, प्रत्येक कंडीशन में इसका मान क्या होगा, समान रहेगा। बात क्लियर। ये आपका ग्राफ भी कभी कभी से पूछ लेता है। अब हेनरी के नियम के कुछ सीमाएं होती हैं, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के क्या है, नियम की सीमाएं, ठीक लिखा हूँ, गड़बड़ है, सीमाएं ऊपर जान बिंदी रहेगा, हाँ, सीमाएं। ठीक, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, गैस का दाब, पहला चीज याद रखिएगा, गैस का दाब बहुत अधिक उच्च नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन इसमें आपका क्या लागू होता है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, न तो दाब अधिक होना चाहिए न तो ताप कम होना चाहिए। यानी कि ये भी याद रखिए, बहुत कम ताप पर भी हेनरी के नियम का पालन या नहीं कोई भी गैसें नहीं करती हैं। और तीसरा क्या है, विलायक में गैस का आंशिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विलायक का भी क्या है, ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे 3 सीमा। पहला सीमा क्या है, ए नोट कर लेंगे। कभी आता है हेनरी की नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। तो पहला सीमा आपका जो है वो क्या है कि गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। देखें दूसरा सीमा क्या है, गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी सीमा क्या है, इसके बारे में ध्यान देंगे।
विलायक में गैस का आंशिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विलायक का आंशिक, विलायक का, हाँ इसमें आप क्या लिखोगे, विलायक का, विलायक में गैस का, विलायक में गैस का, हाँ ये चीज है, सेंटेंस गड़बड़ा रहा। विलायक में गैस का आंशिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि घट जाए या बढ़ जाए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है, हेनरी के नियम की क्या है, सीमाएं होती हैं। ये भी यदा कदा बोर्ड में आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इसका उपयोग क्या होता है आप लोग देखेंगे। उपयोग में पहला, किसी गैस में कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हेनरी के नियम के आधार पर ही इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा है, आप यहाँ पर देखेंगे इसका उपयोग में गहरे समुद्र में गोताखोर क्या करते हैं, श्वसन लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाहर वापस आने पर इसका प्रभाव क्या है, न पड़े। अन्यथा जब गोताखोर बाहर आएंगे निकल करके समुद्र से, गहरे जलों से, तो पूरे शरीर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये सब इसके क्या होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं। इसी को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, ठीक। अब इसी पर एक आध न्यूमेरिकल हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, न्यूमेरिकल पे आइए, सवाल पे आइए। जैसे सवाल दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन देता है H2 कोई गैस है, ये जल कोई विलायक है, ठीक है ना, के ऊपर आपसे दे देता है कि ऊपर KH बराबर इसकी कोई वैल्यू आपसे क्या करती है, दी जाती है। मान लो इसकी वैल्यू आ जाए, किताब में दिया गया है 5.34 गुणे 10⁴, ठीक है ना। 10 क्या है, 4, 4 7 है, बल्कि ये क्या है, 10 ये क्या है, 7 टार। टार क्या होता है, KH का ये मात्रक हो, दाब का मात्रक वही इसका भी मात्रक होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, टार है। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यदि क्या दिया है यहाँ पर, यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस का विलयन के ऊपर, पर हाइड्रोजन गैस का विलयन के ऊपर, हाँ H2 जल के ऊपर इतना है, तो यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब 760 टार हो, पर क्या दिया है, आंशिक दाब 760 क्या है, टार। टार है, बार है, वायुमंडल है ना। ये सब आपके क्या सेंटीमीटर या मिलीमीटर पारा होता है, ये सब आपके दाब के क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो H2 गैस की विलेयता ज्ञात करो। तो H2 गैस की क्या करो, विलेयता ज्ञात करो, ठीक है ना। यदि इसमें घनत्व तो दिया नहीं, तो घनत्व मान लिया कि इसके जल का घनत्व क्या है, समान है, घनत्व स्थिर है, तो हम घनत्व को क्या करते हैं, यहाँ पर घनत्व को स्थिर मान लेते हैं। घनत्व क्या है, स्थिर है। ये आपका सवाल है।
अब पहला चीज जो चीज दिया है उसे हम लोग क्या करते हैं, लिखने का प्रयत्न करते हैं, क्या क्या चीज पहला चीज दिया है ये चीज ध्यान देते हैं। ठीक है ना। देखो सूत्र आपका इसमें मालूम है, कोई गैस है विलायक के ऊपर है, जब गैस विलायक के ऊपर हो है ये कन्फर्म मान लेना राउल्ट का नियम ही लगेगा, क्या नाम है, हेनरी का नियम ही लगेगा। तो पहला चीज जो चीज दिया उसे नोट कर लें। KH बराबर दे दिया है आपका 5.34 गुणे 10⁻7 टार दे दिया है। ठीक है। दूसरा दिया दाब दिया है, P बराबर दिया है 760 टार दे दिया है। ठीक है। आपके पास सूत्र मालूम है P बराबर KH इंटू यक्स। तो पहले हम यक्स क्या है, मोल प्रभाज है, यानी कि मोलों की संख्या है। ठीक है। तो हम पहले इसका विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो विलेय का मोल प्रभाज यक्स बराबर P बटे क्या लिखोगे, KH। P की वैल्यू 760 है, KH की वैल्यू 5.34 गुणे 10⁻7 टार है बराबर। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हल करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे हल करोगे, देखो घात ऊपर ले जाइएगा, घात क्या करिए ऊपर, चूंकि एक नियम है का को पहले काटिए घात लो हटाए ता पीछे भाग दो गुणा कर धन जोड़ के ऋण को दो घटाए। आप देखो घात को पहले हटा लो, 760 बटे 5.34 गुणे 10⁻⁻7 हो गया। अब इसी में हम भाग दे दें, 5 दूनी 10 ज़्यादा होगा यानी 1 आएगा, यहाँ से दशमलव हटा लो, 0 0 कर दो। ठीक है ना, ये दशमलव तुम्हारा हट गया, यहाँ से दशमलव मैंने क्या किया, हटा दिया। देखो अब 534 में 760 से भाग दो तो एक बार गया, तो 760 माइनस 534 यानी 6 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया। ठीक है ना, यहाँ एक 0 बढ़ गया, 5 चौके 20 फिर 4 बार जाएगा। देखो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 1 13, 4 पंजे 20, 1 21 हो गया। यहाँ पर 4 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 हो गया, इतना हो गया, फिर एक 0 बढ़ गया। अब देखोगे 4 तियाएँ 12, ये आपका क्या हो रहा है, हो जाएगा ज़्यादा आ जाएगा। तो हम कितने बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 142। ठीक है, 2 चौके 8, 2 तियाएँ 6, 2 पंजे 10, घटा लेंगे, यहाँ पर हो गया 2, 13 में से 6 गया, 6 6 12 यानी 7 हो गया। यहाँ बचा आपका 100 क्या हो गया 72, फिर 0 बढ़ाओगे, दशमलव लगाओ और क्या बढ़ा दो, 0 बढ़ा दो। ठीक, 5 तियाएँ 15 यानी 442.3 गुणे 10⁻⁻7, ये आपका क्या है, विलेय का मोल प्रभाज हो गया। ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ पर ये तो आपका क्या निकल गया, यक्स का मान निकल गया। ठीक है ना। अब मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज, याद है आपको। देखिए विलेय का, चूंकि आपने विलेयता पूछा है, विलेयता की मात्रा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यदि यहीं पर लेते हैं स्मॉल n लेस देन कैपिटल N कर दें तो आप लिख सकते हो स्मॉल n बटे क्या लिख दोगे, कैपिटल N। बात कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, सवाल है 1 लीटर जल के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, 1 लीटर जल का मोल प्रभाज कितना होता है, विलेय है। 1 लीटर जल का मोल प्रभाज आपको मालूम है 55.5 होता है। ठीक है ना, 55.5 होता है।
अब इसमें जल का निकल गया, जल का मोल प्रभाज। 1000 ग्राम लीटर में जल के लिए स्मॉल n का मान निकल गया कितना, 55.5 निकल गया। लेकिन यहां पर इसी सवाल देखेंगे, ये जल क्या है, जल इसमें क्या है, मोल क्या ना विलायक है। तो पहला चीज यहां पर देखेंगे, इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब सवाल होता है, यहां देखो थोड़ा सा सूत्र में, यहां पर देखो मोल प्रभाज में थोड़ा सा ये फार्मूला पे सही कर दें। देखो ये यहां से मिटा देता हूं, इतना तो जो पहले किया था तो समझ में आया होगा। देखो जरा, देखो यहां पर देखो, यहां पर पहले फार्मूला पे आ जाओ। मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज किसके लिए पूछ रहा है, हाइड्रोजन गैस के लिए विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा है। आप लिखोगे NH2 बटे NH2 प्लस N, कैपिटल N लिख दें। ये विलायक क्या है, H2O। बात बराबर। यहां पर ये मोल प्रभाज दिया गया है, NH2 का मान पूछ रहा है। आपने लिखा था N इज द लेस देन कैपिटल N, तो आप लिखोगे है ना, मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज बराबर NH2 बटे NH2O। अब यहां पर NH2O कैसे निकालोगे, जल की मोललता, यानी देखोगे जल का मोल बराबर, जल का घनत्व 1000 होता है नहीं, 1000, 1 लीटर में 1000 बटे क्या कर दोगे, 18 कर दोगे। कैलकुलेट कर लेना, 55.5 आएगी। यही मोलरता भी होता है, ध्यान दिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखो आपने मोल प्रभाज निकाला कितना, 142.3 गुणे 10⁻7 बराबर NH2 बटे 55.5, या देखो NH2 बराबर 142.3 गुणे 10⁻7 गुणे 55.5। ये आप क्या करें, कैलकुलेट कर लेंगे और आप क्या निकालेंगे, विलेयता की गणना कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लगाने का प्रयत्न करिएगा। आप इसी को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। बात कन्फर्म हुआ? तो ऐसे सवाल अगर आएंगे ये राउल्ट के नियम पर, उसे करने का क्या करिएगा, प्रयत्न करिएगा। एक क्वेश्चन और देखोगे, बढ़े आगे, नोट कर ले, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, बोर्ड में आने की संभावनाएं भी हैं। देखो आगे बढ़े, फिर एक क्वेश्चन इसी पे देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है स्थिर ताप पर N2 गैस के लिए, किसकी गैस के लिए, N2 गैस के लिए N2 गैस के लिए किसमें, जल में, है ना, जल में हेनरी स्थिरांक, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है, बहरहाल देख लेना। हेनरी स्थिरांक का मान, जो इसका मान आपका जो दिया है नाइट्रोजन गैस के लिए, 1 गुणे 10⁸, 1 गुणे 10⁸ वायुमंडल में ATM दिया है, ठीक है ना। आठ न बल्कि इसमें है, अच्छा चलिए, 1 गुणे 10⁸ वायुमंडल है। 8 हो, 5 हो, 3 हो, उसे कोई मतलब बहरहाल नहीं है।
है ना। वायु में N2 का मोल प्रभाज भी दिया है, देखो वायु में N2 का आपका दे रहा है मोल प्रभाज। वायु में N2 का जो मोल प्रभाज है वो 0.8 है, ठीक है ना। वायु में N2 का मोल प्रभाज 0.8 है, ठीक है ना। और कह रहा इसी ताप पर इसी ताप पर क्या है, इसी ताप पर 5 वायुमंडलीय दाब पर 10 मोल जल में 10 मोल जल में, ठीक है ना। पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात करो। 10 मोल जल में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात करो। ये बढ़िया सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल देखो। अब पहले जो चीज दिया उसे नोट कर लें। पहला यहां जो दिया है देखो, ये चीज दिया है, हेनरी स्थिरांक दे दिया है, N2 का मोल प्रभाज दिया है, ठीक है। तो पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, N2 का मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहां पर मोल प्रभाज दिया ही है। तो पहला चीज देखिए क्या चीज दिया है, KH दिया है 1 × 10⁸ दिया है, ठीक है ना। X दिया है 0.8 दिया है। तो यहां से हम पहले P निकाल लें, यहां से पहले क्या निकालें, P निकालें। आपको मालूम है P बराबर KH × X। KH का मान मालूम 1 × 10⁸ × 0.8 यानी 8 × 10⁷, ठीक है ना। ये क्या है, वायुमंडल। ये आपका P निकल गया। फिर सवाल क्या कह रहा है, इसी ताप पर 5 वायुमंडलीय दाब पर 10 मोल H2 में N2 के मोलों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इसी ताप पर, यानी ये आप देखोगे अगले कंडीशन में P1 हो गया, दूसरे कंडीशन में P2 बराबर दिया है 5 वायुमंडल, ठीक है ना। और 10 मोल H2O में, यानी कि विलायक का मोल दिया है, यानी N बराबर NH2O दिया है। कितना दिया है, 10 मोल दिया है। और इसी में आपका N2 का मान पूछ रहा है। अब सवाल देखिए, यहां पर 2 इक्वेशन बनेगा। पहला यहां पर 2 इक्वेशन बनेगा, एक पहला इक्वेशन हो गया और एक क्या है, दूसरा इक्वेशन हो गया। यहां पर सवाल पे आप आइएगा या देखिएगा, कैलकुलेशन करने की प्रयत्न करिएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर P बराबर KH × N2 बटे N2 प्लस NH2O होता है। ये तो मालूम है आपको, बात कन्फर्म हुआ। अब N2 का मोल प्रभाज पहले में दे दिया है, ये पूरा मोल प्रभाज दिया था, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, P2 दिया है, P2 बराबर 5 वायुमंडल दिया है। आपने P1 तो वहां से निकाल ही लिया है,
P1 तो आपको कुछ करना नहीं है कि कैसे आप निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखोगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सुने, देखो ये चीज तो जो चीज दिया है आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या क्या चीज दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या करना है ना। इतना तो दिमाग में आ ही रहा होगा। देखें, क्लियर हो गया। कैसे करेंगे, अब इसके दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। देखो यहां पर सवाल पे ये तो मालूम है, P बराबर आपने कैसे निकाला, यहाँ P बराबर के एच इंटू आपने क्या किया, x किया, और आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 गुणे 10 पावर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, अगले के लिए P2 दिया है, P2 बराबर के एच इंटू एक्स होता है। के एच का मान तो हमेशा क्या होता है, समान ही होता, आपने पहले पढ़ा है। तो आप लिख सकते हो के एच बराबर P2 बटे एक्स के, या ऐसा लिख सकते हो के एच वन बराबर कितने के, के एच टू के। देखो P1 बटे एक्स इजिकल टू P2 बटे एक्स, x1 x2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया। यहां पर आपको मालूम है वैल्यू क्या, P1 निकाल ही लिए हैं, P2 निकाल ही लिए हैं, x दिया ही है। आप देखो वैल्यू पुट करेंगे, P1 की वैल्यू आपने क्या निकाला, 8 गुणे 10 पावर 7 बटे 5, P2 बराबर कितना दिया है, यानी कि P1 बटे P2, x1 बटे x2। x का मान पूछ रहा है, x2 का मान दिया है 10, ठीक है ना। काट लेंगे, x बराबर हो जाएगा 80 गुणे 10 पावर 7 बटे 10 80, ऐसा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, यानी क्या होगा 16 गुणे 10 पावर 7। इस तरीके से गलत आंसर आ रहा है। देखो सुनो, पहले देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं गलती किया हूं मैं। देखो यहां पर सुने, पहले सवाल फिर से देखें। पहले जो चीज दिया है उसको तो हम बहरहाल लिख ही लेंगे, ठीक है ना। पहले लिख के तब हल करें, देखिएगा, ध्यान देना। ऐसा सवाल पे देखो, आपका यहां से P2 दूसरे कंडीशन में क्या दे रहा है, देखो भाई y पर N2 मोल कितना है, इसी ताप पर 5 वायुमंडलीय दाब पर 10 मोल के लिए पूछ रहा है। तो हेनरी का नियम आपको मालूम है, आप लिखोगे क्या, देखोगे हेनरी के नियम से, हेनरी के क्या है नियम से P बराबर के एच इंटू एक्स की बात करें फर्म। आपको मालूम है चूंकि Pn2 है ना, वायु में Pn2, वायु में N2 का मोल प्रभाव कुल कुल दाब, लिखोगे वायु में N2 का, देखो मोल प्रभाज गुणे क्या लिखोगे, कुल दाब। अब देखो Pn2 निकलने के लिए वायु का मोल प्रभाव गुणे कुल दाब,
डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के आधार पर देखोगे, ये आंशिक दाब के नियम के आधार पर, यहाँ लिख देता हूँ आंशिक दाब के नियम के आधार पर। देखो यहाँ डाल्टन का आंशिक दाब लगेगा, आंशिक दाब के आधार पर। अब यहाँ पर वायु में N2 का मोल प्रभाज कितना दिया है, 0.8 दिया है। कुल दाब इसमें आपका कितना दिया है, कुल दाब आपका कितना है, 5 वायुमंडल, 5 दिया है, 8 पंजे 40, यानी कि आपका क्या हो गया, 4 वायुमंडल हो गया। बात कन्फर्म हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर, इसलिए N2 यानी कि N2 का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 4 बटे PN2 बटे आपको मालूम है KH, 4 बटे KH कहाँ गया है, कहाँ गया, 1 गुणे 10⁸ करोगे, यानी कि 4 गुणे 10⁻⁻8 हो गया। बात कन्फर्म हुआ। अब देखेंगे इसी पर, कहेंगे 1 मोल क्या है, हाँ 1 मोल जल में N2 की मोलों की संख्या, 1 मोल क्या लिखेंगे, जल में N2 के क्या है, मोलों की संख्या बराबर, ये आपका 1 मोल N2 जल की संख्या कितनी होगी, जो आपने अभी निकाला है, कितना निकाला है, 4 गुणे 10⁻⁻8 लिख दिया है। बात कन्फर्म हुआ। अब इसीलिए आपसे पूछ लेता है, इसलिए 1 मोल के लिए है, और किसमें पूछ रहा है, 10 मोल में ना, तो 10 मोल N2 में मोलों की संख्या बराबर 4 गुणे 10⁻⁸ गुणे 10 बराबर 4 गुणे 10⁻⁷। देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो आपका बेटर होगा। वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, बज रहा था कहीं पर, उस नियम से भी आएगा, ऐसा चीज नहीं कि नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ के ध्यान देंगे। अगर आपसे सवाल आता है हेनरी के नियम के आधार पर तो हम सवाल लगाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इस नाते से ब्रेक करता हूँ। मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। जो दिक्कत हो रही क्वेश्चन में कमेंट द्वारा क्या करिएगा, पूछिएगा। धन्यवाद, खुश रहें और मस्त रहें।